हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई एजुकेशन वीडियो पे। सो गाइस, आज मैं क्लास 5th एनसीईआरटी का हिंदी चैप्टर 10 एक दिन की बादशाहत की वीडियो बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी, चैप्टर समझाऊंगी एंड सेकेंड पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर एंड बहुत सारी जो भी इसकी ग्रामर की रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब कुछ करवा दूंगी। तो अगर आपको और भी स्टोरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बादशाहत। अरीफ, शलीम, चलो फौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज इन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे क्वाहिल गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते। कि आप झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तरकरार, अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेंढक की तरह टरटराए जाते। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे नहीं मुर्गी के चूजे हों। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा देने का एक मिलकर योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। एक दिन दरखास्त पेश की। उन्होंने एक दिन बड़े सारे अधिकारी दे दिए जाए और अब छोटे बन जाए। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट की। न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार कर बैठे कि कल दोनों हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। तो ये फर्स्ट पेज था इस स्टोरी का। अब मैं आपको ये वाला पेज एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे जो आरिफ सलीम की जो अम्मी है, यहाँ पे ये एक मुस्लिम स्टोरी है, तो इसमें आपको सजते भी फैमिली मेंबर्स होंगे वो रिलेटेड। मुसलमानों में मम्मी को अम्मी बोलते हैं, तो आरिफ और सलीम की मम्मी बोल रही है कि चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज इन उस वक्त आती थी जब वो दोस्तों के के साथ बैठे क्वाहिल गा रहे होते थे। जब आरिफ और सलीम बाहर अपने दोस्तों के साथ क्वाहिल गा रहे होते थे तब उनकी अम्मी की याद आती थी घर से कि आरिफ और सलीम जल्दी जल्दी सो जाओ। या फिर सुबह बड़े मजे से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपका झिंझोर जगा देता, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। और जब आरिफ और सलीम सपनों में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे तब उनकी मम्मी उन्हें उठा देती थी और कहती थी कि स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तरकरार। दोनों हमेशा परेशान हो गए थे क्योंकि हर एक चीज पर उनको पाबंदी लगा दी जाती थी। अपनी मर्जी के से चू भी नहीं कर सकते थे। उनके मतलब ऐसा था कि वो अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांट देते, चुप होता है या नहीं। तो कभी आरिफ को जब मन करता था कि वो गाना गाए तो भाईजान डांट देते थे और कहते थे कि चुप होता है या नहीं। उसके बाद हर वक्त मेंढक की तरह टरटराए जाते, मतलब मेंढक जैसे टरटराता है वैसे हर वक्त मेंढक की तरह टरटराए जाते। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए। जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो उनकी अम्मी पूछती है बाहर क्यों गए थे। अंदर रहते हैं तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँकते मतलब भेज दे। यहाँ पे वो जब वो घर में रहते तब उनकी अम्मी बोलती थी कि जब वो घर मतलब जो आरिफ और सलीम थे, जब वो बाहर जाते तब उनकी अम्मी बोलती थी कि बाहर क्यों गए। और जब वो घर में रहते थे तब उनकी दादी कहती थी कि हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर तो हाँक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। दोनों घंटों साथ में सालिम और अरीफ दोनों साथ में बैठकर घंटों तक इस इन पाबंदियों से निकल बैठने की सारी तरकीबें सोचते थे। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। सारिफ और अलीम से हर पूरे घर को दुश्मनी हो गई थी। हर
सबको आरिफ और सलीम से दिक्कत होने लगी थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर ये एक रोज़ा बनाई कि और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। एक दिन उन्होंने बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए जाए और सब छोटे बन जाए। मतलब आरिफ और सलीम ने अपने घर वालों से कहा कि आप लोग छोटे बन जाए और मैं, आरिफ और सलीम, हम दोनों बड़े बन जाएं और हमें सारे अधिकार दे दिए जाए। फिर उनके अब्बा कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। तो अम्मी जो थी उन्होंने आरिफ और सलीम को चिल्ला के कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई यानी कि वो हमेशा मतलब आरिफ और सलीम को डांटती थी, तो उसी के अनुसार इन्होंने आज भी डांटा। लेकिन अब्बा लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म का अधिकार मिल जाएगा। उनकी अम्मी इस बात से राजी नहीं थी, पर उनके जो अब्बा थे वो मान गए, बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अपनी मम्मी को झिझोड़ डाला, मम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अभी मतलब जो आरिफ और सलीम थे उनके अब्बा ने उन्हें हाँ कर दी थी, इसलिए सुबह होने में तो अभी काफी घंटे थे, पर आरिफ ने मम्मी को झिंझोला। आरिफ जो था उन्होंने मम्मी को कहा चिल्ला के कि अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। तो ये वाला पेज मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पेज हम रीड करेंगे। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद के करके सो रहे हैं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी सोच रही थी कि उन्हें उन्हें जोर से झापड़ मारे, झापड़ मतलब थप्पड़ कहते हैं उसको। तो मगर उनको याद बाद में आया कि आज तो उनके अधिकार सारे छीने जा चुके हैं, वो तो छोटे बच्चे हैं और आरिफ और सलीम बड़े हो गए हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाएं और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पियेंगे आप, पेट फट जाएगा। तो जो उनकी दादी थी आरिफ और सलीम की, उन्होंने दादी जब नमाज पढ़ के दवाएं खाने और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, तो आरिफ ने उन्हें रोका कि तौबा है दादी, कितना हराया पियेंगी आप, पेट फट जाएगा। ऐसा आरिफ ने अपनी दादी से कहा और दादी ने हाथ उठा के मारने के लिए कहा। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। मतलब जो आरिफ और सलीम थे उन्होंने कहा कि अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रख दो। आरिफ और सलीम के सामने उन्होंने हुक्म दिया कि अम्मी हमारे सामने अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रख दो, और जो बाकी लोग हैं उन्हें दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। तो वो ऐसे हुक्म जमा रहे थे कि हमें अच्छा खाना दो और उन्हें जो बचा है वो दे दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थे क्योंकि रोज की तरह आज वह माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। मतलब उन्होंने जो आरिफ के अब्बा थे उन्होंने उन्हें घूरा, बट वो उनको याद आया कि आज तो उनके सारे हुक्म छीने गए हैं, आज वो उन्हें टोक नहीं सकते, तो फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपना दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। तो जब सब खाने बैठे तब जो आरिफ था उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं चली उठी अम्मी, निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुल खाने में जाते देख सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। जब अम्मी की जो मम्मा थी, जो वो लोग थे, उन उसको डेली आरिफ को अम्मी ले जाती थी, पर आज जब अम्मी को सब लेके जा रहे थे गुलस खाने में, तब सबको हंसी आ रही थी। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़े, जरा अब्बा की गद देखिए, बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। फिर वो अपने अब्बा को देखता है, मम्मी को अपने वॉशरूम में भेज के, वो जरा अब्बा की गद देखिए, बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं की है, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर दिए। तो वो उनमें कमियां निकालने लगा, कहा कि बाल बड़े हो गए, शेव नहीं करी, और जो कल कपड़े पहने थे वो आज गंदे कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। तो
उसके बाद क्या कहा आरिफ ने अपने अब्बा से। ये सुनकर अब्बा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वो सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक रहक सुना रहे थे, तो आरिफ चिल्लाने लगे, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। तो यहाँ पे ये वाला पेज भी फिनिश हो गया है। तो इस ये वाला पेज आपको समझ आ गया, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ हार्ड वो था नहीं और मैंने आपको समझा भी दिया। नेक्स्ट पेज। चुप चुप चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी की से की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाठ पटकते अरीफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार हो गए। बोला 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा की जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते थे, इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खान समा आए। बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू, गेश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किस तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों का सालन खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतने सुनते ही दादी चीखना चिल्लाना शुरू किया। दिया की आवाज, ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज की आरिफ सलीम से बचाते दालन में आ गए। अम्मी शाम मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। ये पेज भी खत्म हो गया। तो इसमें सब ये पेज भी बहुत इजी था, इसको भी मैंने आपको समझा दिया। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की। इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटे में घूमते रहते हैं आप। तो इसमें आरिफ अपने आपने अब्बा को खामसान को धमका रहा है कि खबरदार। आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, जैसे खामसान जैसे आरिफ को धमकाते थे वैसे उन्होंने धमकाया। आरिफ ने परमिशन ली कि मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो फिर वो जो आरिफ था वो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और आप हर वक्त सैर सपाटे में घूमते रहते हैं आप। तो इम्तिहान मतलब जो एग्जाम्स होते हैं, परीक्षा, उन्हें इम्तिहान भी कहा जाता है उर्दू भाषा में। तो इम्तिहान करीब है और हर वक्त आप सैर सपाटों में घूमते रहते हैं, मतलब आप हर वक्त बाहर घूमते रहते हैं। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। पहले तो उन्होंने हाथ उठा दिया था उन दोनों को मारने के लिए, पर फिर कुछ सोचकर वो मुस्कुरा पड़े। क्या सोचकर मुस्कुरा पड़े कि आज तो उनके हुक्म छीने गए हैं। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खासकर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके थे, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्हें हाथ जोड़ के कहा। मतलब जो हुजूर अली थे वो दोस्तों के साथ खासकर फिल्म देखने की बात कर पक्की कर चुके हैं, मतलब प्रॉमिस करके आए हैं वो, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। आरिफ के सामने हाथ जोड़ लिया उन्होंने। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक बार वो दे रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगे। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से अपना मुआयना किया, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से कहा उनसे कि आप। सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है। जो सलीम था उसने अपनी दीदी से कहा। दीदी यानी कि निहायत बड़ी साड़ी वो पहन के आई थी। तो उन्होंने कहा कि साड़ी, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, शाम तक तो गारत हो आएगी। गारत मतलब गंदी हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वॉयल साड़ी पहनी है। तो जो दीदी थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी पहन ली थी और वो अपने कॉलेज जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि इतनी भारी साड़ी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज वह सफ़ेद वॉयल साड़ी पहननी है। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुकी हूँ।
आपा चिढ़ गई, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त दुरुस्त किए हैं। मतलब अच्छा वो चिढ़ गई, जो दीदी थी उनकी, उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए इसलिए मैं इतनी हैवी साड़ी पहन के जा रही हूँ। आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी के सिकने दुरुस्त किए। हुआ करे मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? आप अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आप शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ के सलीम को उनके मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनाकर हुक्म लगाया करती है। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो अपने नाश्ते के मेज से उन्होंने उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज के तबला बजा रहे थे। अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो ये स्टोरी पोएट का नाम जिलानी बानो है, उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त। ये जो स्टोरी थी वो उर्दू में थी, जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। सो गाइस, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशन वाली वीडियोस मिलती रहे। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। और आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, यानी प्रश्न उत्तरी और ग्रामर से रिलेटेड जो भी है इसमें, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी। थैंक यू।